Hello everyone, my name is Devendra Sharma and I welcome you all to a ब्रह्मास्त्र series of performance tutor. So finally हम हमारे आज के थर्ड वीडियो में आ चुके हैं, ठीक है, जो ब्रह्मास्त्र सीरीज का जो हमारा चल रहा है। और आज हम जो है लास्ट जो यूनिफिकेशन आप कह सकते हो, जो ब्रिटेन का केस है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्योंकि ये बाकी जो दो वीडियोस हैं थोड़ा सा उससे लेंथी जाने वाला है। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या है पूरा द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो यहाँ पर यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन की स्टेट्स जनरली पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन अपहीवल और ऑन अ रेवोल्यूशन। Elaborate this statement और how did Britain came into existence as a nation state। तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में। तो इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस पूरे आइलैंड की। तो यह ब्रिटिश आइरिश, ठीक है, और इसमें जो यहाँ देखने को मिल रहा है ये है आपका इंग्लैंड मैनलैंड पार्ट। यहाँ पर आपको वेल्स नजर आएगा। ये जो नॉर्थ का पार्ट है ये है आपका स्कॉटलैंड, ये आपका स्कॉटलैंड है। और ये है, ये जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है ये है इंग्लैंड, और ये है आपका वेल्स। और यहाँ ये जो रीजन नजर आ रहा है ये आपका आयरलैंड। अब इसमें ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है इसे बोला जाता है नॉर्दर्न आयरलैंड, और ये सदर्न वाला साउथ वाला पार्ट है ये है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ये मैंने क्यों बताया, बिकॉज ज्योग्राफी आपकी क्लियर नहीं होगी तो आपको ये टॉपिक भी कभी समझ में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा रीजन कहाँ पर है। ये जो नॉर्थ आयरलैंड है ना, ये है आज यूनाइटेड किंगडम का पार्ट, ये है यूके का पार्ट नॉर्थ आयरलैंड। और जो साउथ आयरलैंड जो सदर्न आयरलैंड है इस आयरिश पूरे आइलैंड का पार्ट जो आपका सदर्न आइलैंड जिसे मैं कह रहा हूँ ये है रिपब्लिक ऑफ आइलैंड, ये आज एक अलग कंट्री है, ठीक है। चलिए, और ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है नॉर्दर्न आइलैंड, ये पार्ट है आपकी यूनाइटेड किंगडम का। तो यहाँ पर हम इसी के केस की बात कर रहे हैं, कैसे ये जो पूरा पार्ट है कैसे एक पूरा रीजन एक नेशन स्टेट में क्रिएट हुआ। सो इट वाज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। बहुत कह सकते हो कि एकदम से यहाँ पर रिवॉल्यूशंस नहीं हुए, एकदम से जो है यहाँ पर कोई भी सडनली कुछ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस रही है इस पर्टिकुलर यूनिफिकेशन की। तो यदि हम यहाँ पर बात करें तो प्राइमरली जो हमको आइडेंटिटीज देखने को मिलती है, जैसे कि मैंने बताया था कि इस पूरे ब्रिटिश आइल्स में कौन कौन से एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। तो वो आपके इंग्लिश हो गए, वेल्स हो गए, स्कॉटिश जो लोग हैं वो रहते हैं यहाँ पर आयरिश। तो आयरिश यहाँ रहेंगे, स्कॉटलैंड में स्कॉटिश, और यहाँ पर आपके इंग्लिश लोग, और यहाँ पर वेल्स, ठीक है। ये जो थोड़ा सा रीजन नजर आ रहा है यहाँ पर वेल्स रहते हैं। इस पूरे एरिया में, इस पूरे एरिया की हम बात करें तो इस टाइप की ये जो चार एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, और ये चार एथनिक ग्रुप्स के अपने खुद के कुछ कल्चर्स हैं, खुद का अपना एक पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हुआ करते थे, खुद का अपना डिफरेंट कल्चर है। सिंपल सी बात है, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं, डिफरेंट उनके कल्चर्स भी होंगे। यदि हम बात करें 18th सेंचुरी के पहले कोई भी ब्रिटिश नेशन आपको यहाँ नजर नहीं आता था। बाद में ये ब्रिटेन में कन्वर्ट हुआ है, बाद में ये ब्रिटेन आपको देखने को मिला है। चलिए, तो अब नेक्स्ट हम देखें तो देखिए, जैसे कि हमने बात करी कि यहाँ पर इस पूरे एरिया में 18th सेंचुरी के पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था, पर एकदम से क्या होता है यहाँ पर कि इन चारों एथनिक ग्रुप्स में से जो इंग्लिश होते हैं, ठीक है, मतलब जिन इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, जिस जो इंग्लैंड था, यहाँ के जो लोग हैं ना थोड़े से वेल्दी हो जाते हैं, अच्छा खासा उनके पास वेल्थ होता है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। रीजन वाज द इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पर काफी ज्यादा जो है ये अपने पावर को कह सकते हो कि काफी वेल्दी होने के कारण भी पूरे इस आइलैंड के ब्रिटिश आइल्स में अपनी पावर को जो है मतलब पूरे रीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने वेल्थ के कारण, ठीक है। जिसके कारण बाकी जो कह सकते हो स्कॉटिश हो गए या वेल्स हो गए या फिर बाकी जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो इनके सबऑर्डिनेट हो जाते हैं। तो कह सकते हो कि ये वैली थे, इसलिए पूरे एरिया में आपको इंग्लिश का जो है दबदबा देखने को मिला। हम डायरेक्टली कहें बात को तो ये एक्ट ऑफ यूनियन 1700 साइन होता है। चलिए, इसके पहले क्या यदि हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड पहले मैं इस पे आऊंगा, पर इसके पहले आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1688 से पहले जो इंग्लैंड था वहां पर मोनार्कियल सिस्टम था।
बाद में 1688 में वहां पर कह सकते हो पार्लियामेंट, इंग्लिश पार्लियामेंट है, वो पावर को सीज कर देती है, तो कह सकते हो जो मोनार्क है उसको वहां से कह सकते हो खत्म नहीं किया जाता, एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की स्टैब्लिश कर दी जाती है और पार्लियामेंट जो है वहां पर जो है रूल करना शुरू कर देता है इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। तो ये एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ इंग्लैंड। और 1707 में जो नॉर्दर्न पार्ट है जिसे हम स्कॉटलैंड कह रहे हैं, वो स्कॉटलैंड इसका पार्ट बन जाता है, किसका, इंग्लैंड का पार्ट बन जाता है 1707 में। एक्ट ऑफ यूनियन साइन होता है, ठीक है, स्कॉटलैंड और ब्रिटेन के बीच में, इंग्लैंड के बीच में, और यहाँ से जो है यूनाइटेड किंगडम कह सकते हो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन होता है। तो मैंने क्या बोला, इंग्लैंड जब किसको, स्कॉटलैंड को, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जब मिले या उनके बीच में ये एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ, तो यहां से फॉर्मेशन हुआ किसके, ग्रेट ब्रिटेन का, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ। तो क्यों हो पाया, रीजन सेम है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो इंग्लैंड जो है वहाँ के जो लोग हैं वो थोड़े से वेल्दी हैं, प्रॉस्परस हैं, तो वहाँ के रीजन को अपने अंडर में जो है उन्होंने कहीं ना कहीं करा। वहाँ पर जाकर कहने का रीजन क्या है, कहने का मतलब यहाँ पर ये वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाया उन लोगों ने, और इससे जो है उन पूरे इस रीजन में जो है कह सकते हो इंग्लिश का दबदबा था, और पूरे एरिया जो है क्या हो गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए ऐसे इस एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिल गए। चलिए अब आगे हम बात करें तो आगे का देखने को आपको मिलता है, ये देखने को मिलता है ये कि द ग्रोथ ऑफ द ब्रिटिश आइडेंटिटी। स्कॉटलैंड में जो है उनका खुद का एक डिस्टिंक्टिव कल्चर था, पॉलिटिकल बिल्कुल अलग थे, पर इंग्लिश की जो ग्रोथ थी, ब्रिटिश आइडेंटिटी थी वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलती है। और इसी का इन्फ्लुएंस ये देखने को मिलता है कि इस पूरे ब्रिटिश एरिया में, इस स्कॉटिश एरिया में जो उनकी खुद की लैंग्वेज थी, गैलिक लैंग्वेज किसकी थी, स्कॉटिश, जो स्कॉटलैंड के लोग थे उनकी जो लैंग्वेज थी इट वाज अ गैलिक लैंग्वेज। तो गैलिक लैंग्वेज उनका जो वीएनएस था बिल्कुल डिफरेंट था, ठीक है, किसके, स्कॉटिश लोगों का। सब कुछ सबऑर्डिनेट कर दिया जाता है, क्यों, क्योंकि जो इंग्लिश लोग होते हैं वो अपने इन्फ्लुएंस को ज्यादा यहाँ पर दिखाते हैं। तो कह सकते हो कि बाकी जो एथनिक ग्रुप था आपका स्कॉटिश, वो थोड़ा सा क्या होता है, उनका जो कल्चर है, उनकी जो आइडेंटिटी है वो थोड़ी सी सप्रेस होती चली जाती है, और इंग्लिश लोगों का यहाँ पर इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये स्टोरी ऐसी है कि कैसे इस पूरे रीजन में जो इंग्लिश आइडेंटिटी है वो कैसे जो है पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में करती है, या वहाँ के लोग जो है अपनी खुद की आइडेंटिटी को छोड़कर इस इंग्लिश आइडेंटिटी को जो है एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। ये पूरा आपका सीन देखने को मिलता है इस पूरे एरिया में। चलिए नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर आयरलैंड। अब आयरलैंड की हम बात करें तो आयरलैंड का क्या सीन है, आयरलैंड को यदि हम देखें तो एक सेकंड, चलिए तो आयरलैंड वाज डीपली डिवाइडेड बिटवीन द कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। चलिए यहाँ पर एक और चीज हमको देखने को मिलती है, जो इंग्लैंड है वहां पर आपको प्रोटेस्टेंट्स देखने को मिलते हैं, प्रोटेस्टेंट्स, कैथोलिक्स, ये क्रिश्चियनिटी की सेक्ट्स हैं डिफरेंट। तो आपको अधिकतर जो है आयरलैंड में कैथोलिक्स नजर आते थे, मतलब कैथोलिक्स जो है वहां पर मेजॉरिटी में थे आयरलैंड में, और इंग्लैंड में जो है वो प्रोटेस्टेंट्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स काफी वेल्दी हैं, और प्रोटेस्टेंट जो है आयरलैंड के जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, मतलब जो इंग्लैंड के प्रोटेस्टेंट्स थे, उन्होंने क्या करा, आयरलैंड के अंदर जो प्रोटेस्टेंट्स हैं जो कि माइनॉरिटी में, उनकी काफी ज्यादा हेल्प करी फाइट करने में, किससे, यहाँ के कैथोलिक्स से। आपको पता है मार्टिन लूथर के बारे में आपने पढ़ा है, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के बीच में जो है थोड़े से रिलीजन को लेकर जो क्लैशेस चल रहे थे। प्रोटेस्टेंट्स जो है थोड़ा सा रिलीजन से के अंदर कुछ रिफॉर्म करना चाहते थे प्रोटेस्टेंट्स, इसलिए उनको प्रोटेस्टेंट्स भी कहा जाता है। सो काफी ज्यादा जो है कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में काफी ज्यादा क्लैशेस थे, और इंग्लिश ने यहाँ पे काफी हेल्प करी यहाँ के प्रोटेस्टेंट्स की, कि जो आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स हैं कि वो अपने आप को खुद का डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर पाए उस कैथोलिक कंट्री के अंदर, उस कैथोलिक कंट्री में जहाँ पर वो कैथोलिक्स मेजॉरिटी में, वहाँ पर प्रोटेस्टेंट्स जो है अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर सकें, इसलिए इंग्लिश ने या इंग्लैंड ने जो है काफी हेल्प करी यहाँ पर। आफ्टर अ फेलियर रिवॉल्ट, तो काफी रिवॉल्ट भी हुआ यहाँ पे, रिवोल्ट टाउन है, कहाँ के, ये कैथोलिक है, ये आयरलैंड के हैं, इन्होंने जो है यहाँ पर रिवॉल्ट भी करा इंग्लैंड का, ठीक है, और फाइनली ये जो रिवॉल्ट होता है ये फेल हो जाता है, ठीक है, यूनाइटेड आयरिश में 1798 में ये चला रिवॉल्ट, बट आयरलैंड को फोर्सली इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है यूनाइटेड किंगडम के अंदर 1801 में। तो 1801 में आप कह सकते हो जो आयरलैंड है
वो भी क्या हो गया, इस यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट बन जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस रही है। और जैसे ये पार्ट बनता है तो यहाँ पर न्यू ब्रिटेन के अंदर जो है अपना खुद का एक नया फ्लैग लेकर आया जाता है, जिसे यूनियन जैक कहा गया। नेशनल एंथम जो कि डोंट से अ नॉर्मल थिंग, ये आपको देखने को मिला। और इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पर काफी ज्यादा प्रमोट किया है क्या, इस पूरे रीजन में। आप देखिए कि पूरे ये जो पूरा ब्रिटिश आइल्स था, ये अपने आप में डिफरेंट मतलब 4 एथनिक ग्रुप्स में डिवाइड था, पर इंग्लिश ने अपनी वेल्थ के कारण जो वो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा वेल्थी हुए, जिसके कारण वो पूरे एरिया में अपना इन्फ्लुएंस स्टैब्लिश कर पाए। और वहाँ के जो रीजन्स थे उनको जो कह सकते हो इंग्लैंड के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया, और यहाँ से कह सकते हो द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ। सो इट वाज जस्ट कह सकते हो स्टोरी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये पूरी स्टोरी रही है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ज़्यादा से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और दूसरों तक भी इस वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको सारे पीवाई के क्वेश्चंस में लेके आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।